नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। सुबह के 11 बजने को है और मैं हाजिर हूं आज की प्रमुख खबरों के साथ। दिन भर क्या होने वाला है, रात 10 बजे के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, इसकी डिटेल हम आपको इस न्यूज कैप्सूल में देते हैं ताकि आप लोग जो है अपडेट रहें। अपडेट रहने के लिए आप हमारा यानी पंजाब केसरी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पल पल की खबरों की जानकारी मिलती रहे। उसमें दूसरी तमाम खबरें भी होती है जिनको हम इस बुलेटिन में नहीं ले पाते जी। उमेश जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, देवेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जितेंद्र जी, उमेश जी, संजू शर्मा जी, उमेश शर्मा जी, तमाम लोगों का शुक्रिया जी। शालू शर्मा जी, अक्षय चौहान, जमील खान, जिमी, अतुल चौधरी जी, उमेश शर्मा जी, तमाम लोगों का स्वागत है जी। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। आज की जो मुख्य खबरें हैं, दिल्ली से मुख्यमंत्री आज बाद दोपहर उनका लौटने का प्रोग्राम है शिमला में, और आते ही उन्होंने संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जो मांगे हैं उनको लेकर मंथन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को जो ताकीद दी है कि वो इन बातों पर गौर करें और मुझे इस मामले में ब्रीफ करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी महासंघ जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद बहुत से कर्मचारी संघों को, बहुत से कर्मचारी संगठनों को ये लग रहा था कि अभी भी मामला जो है कर्मचारियों को राहत का, खासतौर से नए वेतनमान के साथ जो जुड़ी चीजें हैं और जो विसंगतियां हैं उसकी, वो अभी भी ठीक से दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में लगातार जो दूसरे कर्मचारी महासंघ थे वो लामबंद हो रहे थे और अब इनकी संख्या 35 पहुंच गई है। 10 और नए कर्मचारी महासंघ जो है जुड़ गए हैं। तो ये जो कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ का इसको नाम दिया गया है, जिसके नेता वीरेंद्र चौहान और हीरालाल वर्मा जी हैं और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। ये लगातार एक मांग उठा रहे हैं। उस मांग को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आज एक बड़ा फैसला संभव है। ये कितना होता है कितना नहीं वक्त बताएगा। अब से थोड़ी देर बाद महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो आउटसोर्स कमेटी के लिए, आउटसोर्स वालों के लिए कमेटी बनी है, उस मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होने वाली है। इसमें कई चीजों पर नजर रहेगी। कितने नजदीक ये पहुंच पाती है समस्या को हल करने के लिए, कितने नहीं, ये देखना होगा क्योंकि इसने सारा डाटा मंगवाया है। ले दे के लब्बो यही है कि उनके लिए कुछ स्थायी नीति बनाई जाए, और अगर स्थायी नीति सरकार बनाना चाहती है तो फिर ये जो कवायदें अभी हो रही हैं ये बाद में भी हो सकती है। कितने कर्मचारी कहाँ हैं, उनका क्या है क्या नहीं है, ये सारे इफ्स एंड बट्स जो बाद में भी देखे जा सकते हैं। आप सीधे तौर पर एक मुश्त वन लाइनर दे सकते हैं कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है नियमित करने के लिए ये नीति बना दी है, बात खत्म होगी। उसके बाद जो हम ये करने जा रहे हैं, उनको नियमित इतने साल बाद करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, बाकी नीतियां बाद में बनती जाएंगी। लेकिन चलिए पहले से ही कुछ चीजें आज जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उधर अचानक हुई मुलाकात में, अचानक यानी शेड्यूल नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे के दौरान गए थे। तो हमने पहले भी बताया था कि तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपनी व्यस्तताओं के बावजूद अगर दिल्ली में हुए तो दोनों मुलाकात होगी। देर रात ही मुलाकात हुई 10 बजे के आसपास, और उस अनौपचारिक मुलाकात में जब नड्डा ने मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा और फीडबैक ली, तो उसके बाद से अब शिमला में और खासतौर से दीप कमल में और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं और दूसरे पदाधिकारी हैं, निगमों बोर्डों के अध्यक्ष, उनमें झुरझुरी चली गई है और वो जो है अब सिरहन दौड़ गई उनके बदन में, क्योंकि अब कई चीजें जो है खोलने को हैं। और स्कूल खोलने को लेकर भी मंथन जारी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आपस में मंथन कर रहा है, लेकिन निगाहें केंद्र पर है। क्यों केंद्र पर निगाहें हैं? स्कूल कब खोलेंगे, केंद्र क्या चाहता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि लगातार दूसरे दिन देश में 2.5 लाख केस आए हैं और पंजाब में जो मौतें हैं वो लगभग दुगनी हो गई हैं। सबसे पहले हम कोविड का ही हाल देख लेते हैं। पंजाब में मौतों की हमने बात करी, लेकिन अगर देश की बात करें तो देश में लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा केसेज जो है वो आए हैं। और ये जो केसेज हैं इनका अगर मैं आपको डिटेल दे दूं तो ये साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा केसेज जो पिछले 3 दिन से आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में पिछले 24 घंटे में 2,51,627 नए कोविड पॉजिटिव लोग मिले हैं। 3,04,000 लोग ठीक 3.4 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, 3,40,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 627 लोगों की मौत हुई। मौतों का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है और ये लगातार तीसरी लहर में जो है ऊपर बना हुआ है। ये दूसरी लहर से तो कम है, लेकिन तीसरी लहर में शुरू के जो आंकड़े थे उसके बाद इसमें उछाल आ गया था और ये जो है लगातार बने हैं। क्योंकि पिछले जो 24 घंटे थे उसके बाद के, उसमें जो बुधवार वाले 24 घंटे थे उसमें 573 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार वाले जो कल रात को 24 घंटे समाप्त हुए 12 बजे, उसमें 627 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 21,05,000 लोग एक्टिव हैं और 13 से 17 साल की
कम उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन जो है 15 से 17 साल वालों की, उसने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है और स्कूलों को लेकर जो है गाइडलाइन जारी कर सकती है केंद्र सरकार। उसके बाद ही जो हिमाचल में बातें हो रही है स्कूल खुल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि केंद्र में आज जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्कूल खोलने को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप NSG जिसको बोलते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप NEG जिसको बोलते हैं, उससे सुझाव मांगा है। ये एक्सपर्ट ग्रुप जो है आज 2:30 बजे बैठक बुलाई गई है। उसके बाद जो है ये जो है कुछ अपना जो निर्णय है वो सुनाएगा या अपना जो सलाह है वो केंद्र सरकार को देगा। उसके बाद कोई स्कूलों को लेकर कोई गाइडलाइन आ सकती है। हालांकि राज्य अपने स्तर पर भी ये फैसला ले सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र ले चुका है, वहां पे स्कूल खुल गए हैं, वहां पहली से लेकर 12वीं तक के तमाम स्कूल खुल गए हैं। लेकिन बाकी जगहों पे अभी बंदिशें चली हुई हैं, स्कूल मैक्सिमम राज्यों में बंद है, हिमाचल प्रदेश में भी बंद है। अगले आदेशों तक के अगले आदेश जो है वो 31 तारीख को फिर से रेक्टिफाई होने हैं। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर राज्य में भी मंथन जारी है। राज्य में सरकार में जो है शिक्षा विभाग ने 2 तरह का जो प्रस्ताव है यहाँ भेजा हुआ है। वो प्रस्ताव कहता है कि पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बंद रखे जाएं और उनकी क्लासेस ना लगाई जाए, लेकिन 9th, 10th, 11th और 12th जिसमें प्री बोर्ड और बोर्ड के 2 मेन क्लासेस शामिल हैं उनको बुला ली जाए, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन भी हो गई है। लेकिन वैक्सीनेशन का दूसरा दौर अभी 31 से शुरू होना है, इसलिए ये संभव है कि दूसरे दौर को लेकर जो है सरकार थोड़ी सजग हो और कहे कि नहीं, दोनों डोज लगने के बाद ही बच्चों को बुलाया जाए। तो वो अगला जो दौर है वो भी 6-7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो संभवतः सेफ साइड जो है वो यही रहेगी कि 10 तारीख के बाद स्कूलों को खोला जाए। लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए, जैसे कि अभी 10,000 के आसपास आज केसेस हो जाएंगे दोपहर को, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ सैंपलिंग कम हो रही है, तो भी सरकार को बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि निश्चित तौर से जब पूरे देश में एक मुश्त स्कूल बंद नहीं होंगे तो फिर एक मुश्त कोई नीति जो है वो भी दिक्कत वाली होगी। तो जिन राज्यों में थोड़ा ज्यादा संक्रमण है वहां ज्यादा परेशानी रहेगी, लेकिन ये नहीं है खासतौर से CBSE वाले जो स्कूल है उनके लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि CBSE एक राज्य को लेकर या 2 राज्यों को लेकर कोई अलग नीति बनाएगी और केंद्रीय स्तर पर कोई अलग नीति बनाएगी। इसलिए ये थोड़ा सा पच रहा है। मनसुख मांडविया की जो आज नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के साथ एक कम्युनिकेशन होना है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उन्होंने 8 राज्यों और यूटी में भी कोरोना के हालात पर जो है समीक्षा बैठक बुलाई है। ये 2:30 बजे के आसपास होनी है और इसके बाद साथ ही जो है आज दिल्ली की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी भी बैठक होनी है। दिल्ली में जो है कर्फ्यू जो है वो नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला हो गया है और 42 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 5,770 लोगों के पॉजिटिव पाए गए पिछले 24 घंटे में और 18 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में तेजी से जो पॉजिटिविटी रेट है गिर रहा है, 1/3 पॉजिटिविटी रेट जो है कम हो गया है 2 हफ्ते में और पिछले 24 घंटे में यहाँ 4,291 नए केसेस मिले हैं और सिर्फ 34 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। उधर पंजाब ने चिंता पैदा कर दी है। पंजाब में एक तो इलेक्शन है और 4,093 टोटल नए पॉजिटिव मिले हैं। ये उसके पिछले बुधवार के जो 24 घंटे उसके मुकाबले कम है, लेकिन मौतें जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। बुधवार को जो 24 घंटे खत्म हुए थे उसमें 22 लोगों ने दम तोड़ा था और वीरवार को जो ये कल रात तक का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का उसमें 48 लोगों ने जो है दम तोड़ दिया है। तो ये चिंता जो है बनी हुई है पंजाब की, क्योंकि पंजाब में लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 11 दिन में 70 मौतें हो चुकी हैं। ये 7 का एवरेज बन गया। बीच में एक दिन 14 की आए थे, बीच में 2 दिन 2 भी मौतें हुई थी। आप सोच सकते हो उसके बाद लगातार बढ़ा है और यंग डेथ्स हो रही है। कल भी जो है 28 साल के, 32 साल के, 21 साल की, इस तरह की मौतें हो रही है लगातार हिमाचल प्रदेश में। ये चिंता का विषय 50 से नीचे वाला जो वर्ग है उसको अगर ये टच कर रहा है तो अपने आप में निश्चित तौर से ये चिंता है जी। तो स्कूलों वाली बात होगी। और अब जो है बात अगली कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के जो मसला है उसको लेकर लगातार जो है परेशानी बनी हुई है और दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं इन सारी चीजों पर एक बार फिर से जो है विचार करना चाहता हूं। उन्होंने अधिकारियों को जो है निर्देश दिए हैं। तो आज वो दिल्ली से लौट रहे हैं और संभवतः जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मांग रखी है कि 50% वाला जो ऑप्शन आप देते हैं, जो थर्ड ऑप्शन देने की बात हुई है। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम 50% वाला देंगे, लेकिन सामान्यतः तीसरा ऑप्शन अभी वही है, पंजाब में भी यहां भी। तो उसको लेकर जो है कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि अधिकांश जो लोग हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा और ये लाभ तब तक नहीं होगा जब तक जो है अक्टूबर 2012 से जो एक संशोधित वेतनमान के बाद एक शर्त लगा दी थी, दो साल के एक प्रोबेशन वाली शर्त लगा दी गई थी और इनिशियल स्टार्ट अगर बहाल नहीं होता तब तक ये फैसला जो है नहीं होगा। तो ये पहला मौका है कि जब सरकार ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ की मांगों को लेकर जो है संजीदगी दिखाई है
क्योंकि लगातार जिस तरह से इस मोर्चे में बाकी कर्मचारी संघ शामिल हो रहे हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार का मान्यता प्राप्त कर्मचारी महासंघ है वो सभी वर्गों की रिप्रेजेंटेशन करने में कहीं ना कहीं या तो असफल हो रहा है या जानबूझ के नहीं कर रहा है। जबकि हमारा ये मानना है कि अगर कर्मचारी नेता है तो चाहे वो किसी विशेष दल की कृपा से बनकर ही क्यों नहीं आया हो महासंघ, या किसी दल विशेष या सरकार विशेष की मान्यता के बाद ही क्यों ना बने हो, लेकिन फिर अंततोगत्वा वो सभी कर्मचारियों के नेता हैं और उनको सबकी बात सुननी चाहिए। लेकिन नहीं सुनेगी, इसलिए वीरेंद्र चौहान और हीरालाल वर्मा व अन्य साथियों की अगुवाई में संयुक्त मोर्चा का संगठन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विभागों के सभी जो दूसरे विभागों के कर्मचारी संघ उनके साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उसके बाद जो है इसकी कार्यकारिणी इस तरह से बढ़ेगी। लगातार 2 दिन से वो वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं और मांग उनकी यही है मूल रूप से, और यही मांग जो है लगभग कुछ इसी तरह की मांग जो है वो कांस्टेबल्स की है। जो 2 बैच जो है अभी क्लैरिटी, क्योंकि अधिसूचना नहीं आई है इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी सोलन में 25 जनवरी को, उसके बाद जो है 2015-16 वाला बैच जो है वो तो क्लियर हो गया कि उनको तो लाभ मिल रहा है। लेकिन जो 17 वाला बैच जिसने ज्वाइनिंग करी थी 18 में और 19 वाला जो बैच है 20 का तो आया नहीं क्योंकि कोविड था तो हुई नहीं भर्ती, 21 का भी वो कोविड की वजह से अभी रुकी हुई है। तो जो 2 बैच है उसके बाद 17 ज्वाइंट इन 18 और 19 वाला बैच है उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हमारी बात को भी ठीक से सुना जाए, क्योंकि अदरवाइज पे फिक्सेशन अगर उस नए जो अभी घोषणा करी उस हिसाब से होगी 3+2 के हिसाब से होगी तो उनको दिक्कत होगी। वो पूरी उम्र जो है वो घाटा सहन करते रहेंगे और उनसे एक बैच आगे वाले जो है उनसे उनका जो है 8 से 12 हजार रुपए का जो है फर्क पड़ जाएगा और पूरी उम्र जो है ये अगर पे फिक्सेशन गलत हो गई तो फिर ताउम्र उनको जो है इन लाभों से वंचित होना पड़ेगा। तो वो भी चाहते हैं कि इसको सुलटाया जाए। हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ले दे के ये 2 साल तक ही ले लिया जाए सारा, इसमें सारे हो जाएंगे। वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग जो है 8 साल का हमारे ऊपर राइडर लगाया होता, अब आप उसको 2 साल कर दीजिए। तो ये 3+2 वाला जो मामला है इसको जो छोड़ के अगर सीधे 2 कर दिया जाए या फिर उनका जो अगले बैच जो छूट गए हैं उनका 2+2 हो जाए तब भी बात बन जाएगी। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये अधिकारियों ने सोचना है, सरकार ने सोचना है। हम लोगों के पास लगातार मांगे आ रही हैं और लगातार जो है हम लोगों के पास तमाम जो संघ हैं, चाहे वो पुलिस वाले लोग हैं उनका तो कोई संघ है नहीं, वो अपनी मांग उठा रहे हैं, चाहे दूसरे संघ मांग उठा रहे हैं, उस मांग को हम जो है अपने मंच पे जो है आवाज इसलिए दे रहे हैं ताकि सरकार तक वो मामला पहुंचे। उधर आज एनएचएम वालों का दूसरा दिन है। एनएचएम की जो कर्मचारी हैं उनका आज दूसरा दिन है। काले बिल्ले लगाकर वो कल से काम कर रहे हैं। 1700 और 2000 के बीच में उनकी नफरी है। वो भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ स्थायी नीति बने। आउटसोर्स को लेकर आज बैठक हो रही है तो एक तरह से उनको भी जो है लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एनएचएम ठीक है एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, चाहे फिर साथ में एड्स कंट्रोल सोसाइटी वाले में नैको के तहत आते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, लेकिन सेवाएं उनकी तमाम की तमाम जो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी बड़े अवार्ड हासिल किए हैं उसमें एनएचएम कर्मचारियों के योगदान को आप माइनस नहीं कर सकते, उनमें उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकियों का नहीं रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का उनका भी रहा है, लेकिन एनएचएम वालों का भी रहा है। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे नाकों पर जाकर जो है टेस्टिंग करने की बात हो, चाहे फील्ड में जाकर काम करने की बात हो, वो हर जगह पे मौजूद है। हर पीएचसी में, हर सीएचसी में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर स्टेट हॉस्पिटल में एनएचएम के कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम में लगे हैं। टीबी, क्षय रोग, ये तो कार्यक्रम ही उनके थे स्पेशली रूप से। तो वो आज उनके अभियान का दूसरा दिन है। उनके अभियान को उन्होंने नाम दिया कि अब तो आंखें खोलो सरकार, क्योंकि 2.5 दशक हो गए वो भी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब तक कोई स्थायी नीति न बने तब तक उनको जो है रेगुलर पेमेंट दे दिया जाए। अगर वो भी दे दिया जाता है तब भी उनके पैसे जो है वो बहुत ज्यादा, उनका जो वेतन है वो बढ़ जाएगा और उस वो संतुष्टिजनक हो जाएगा जीवन यापन के लिए। क्योंकि अभी किसी को 10 मिल रहे हैं, किसी को 20 मिल रहे हैं, एक डॉक्टर को 20,000 पे रखा गया। आरकेएस में इससे ज्यादा पे रखा जा रहा है। आरकेएस वालों को मिनिमम जो 26 मिल रहे हैं, एनएचएम में 20 मिल रहे हैं और 20 साल से मिल रहे हैं, और उसमें भी जो नए रखे गए हैं अभी डॉक्टर्स उनको 40 मिल रहे हैं। तो कहीं कोई एक रूपता नहीं है। एक रूपता तभी होगी जब कोई स्थायी नीति होगी। और ये कहना भी गलत है कि ये केंद्र का प्रायोजित प्रोग्राम है, इसमें केंद्र ने देखना। केंद्र ने साफ कहा है कि हमारे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें हम फंडिंग एजेंसी है। एनएचएम एक फंडिंग एजेंसी है। सारा मामला बाकी जो है हिमाचल प्रदेश या राज्य की सरकारों का होना है। और हरियाणा में नीति बनी है, सिक्किम में नीति बनी है, आंध्र प्रदेश में नीति बनी है और बहुत से राज्यों में नीतियां बनी है। 12 राज्यों में कुल मिला के इन लोगों के लिए, एनएचएम वालों के लिए नीतियां बनी है। तो इनके लिए भी नीति बननी चाहिए। ये हम उनकी मांग जो है इसको अपने मंच से रख रहे हैं। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तो बहुत कम लोग हैं, उनका भी, और एड्स कंट्रोल सोसाइटी होगी, एनएचएम वाले होगी, इनकम जितने हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पोस्टें पड़ी है ना, उनमें मर्ज कर दिया जाए इनको, तब भी पोस्टें खाली रह जाएंगी हेल्थ डिपार्टमेंट में। इतनी खाली पोस्टें हैं वहां पे। इसलिए प्रॉब्लम जो है स्पेस की नहीं है, स्पेस इज देयर।
वहां पे पोस्टें हैं, सब कुछ है। प्रॉब्लम जो है नीति और नीयत की है। नीयत साफ है मुख्यमंत्री महोदय की, तो जो नीति नियंता है, बीच में अफसर बैठे हैं, वो अड़ंगा अड़ा रहे। चाहे पुलिस पे वैट वाला मामला, उसमें अड़ंगा अड़ा दिया उन्होंने, आधों को दे दिया, आधों को नहीं दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। आधी अधूरी चीजें मिलने का मतलब भी यही होता है कि कुछ नहीं मिला। अगर मिले तो ठीक से मिले। वही कर्मचारी भी कह रहे हैं कि अगर आप 15% का ऑप्शन देते हैं तो 70 से 75% कर्मचारियों को उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। और 2.25 और 2.59 वाला जो मामला, वो भी 9 एक सर्टन वर्गों को जो है उसका लाभ होगा। ऐसे में वो चाहते हैं कि ये जो मेन जो संशोधित वेतनमान में जो 2 साल वाला लगाया गया, राइडर लगाया गया और इनिशियल स्टार्ट है, उसको बहाल कर दी जाए तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। तो जब चीजें सेटल करनी ही है और आपने लाभ देने ही हैं, तो आधे अधूरे ना दिए जाए, यही हम भी चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी अब तक के इसके लिए। दिल्ली से मुख्यमंत्री लौट रहे हैं, उस पर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और जगत प्रकाश नड्डा ने जैसे ही फीडबैक मांगा है, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी अपनी रजाइयों में दुबके मंत्री और बड़े बड़े जो निगमों बोर्डों के चेयरमैन हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनमें सिरहन दौड़ गई है। सिरहन इसलिए भी दौड़ गई है कि जब से 4 सीटें उपचुनाव में यहाँ हारी हैं, 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, और ले दे के वो जो था वो 20 विधानसभा की जो कंस्टिट्यूंसी थी उसमें मतदान हुआ था। उसमें जहां 12 में सीधे तौर पर जो है शिकस्त देखने को मिली थी बीजेपी को, शायद 12 या 11 में उनके लीड डाउन थी। तो उसके बाद से लगातार ये चर्चा है कि कोई बड़ा बदलाव होगा संगठन में भी और सरकार में भी। अब वो बदलाव क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा जो है टल गया था। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि नजर है हाईकमान की, और ये बदलाव संभवतः है यूपी के इलेक्शन के बाद, यूपी ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन होंगे उसके बाद हो सकता है। और ये ऐसे में जब फिर से फीडबैक मांगी गई है तो ठंडा पड़ा मसला एक बार फिर से जाग गया है। और मुझे लगता है कि अब जो है धीरे धीरे चीजें इस तरह से होंगी, क्योंकि सारी चीजें सेटल हो गई हैं। पार्टी ने अब एक सब जगह के टिकट जो है वो बांट दिए हैं। यूपी में टिकट फाइनल हो गए हैं, पंजाब में कुछ रह गए हैं तो हो जाएंगे, यूपी में भी शायद एक लिस्ट आनी बाकी है, उत्तराखंड में ऑलमोस्ट फाइनल है, मणिपुर गोवा में भी फाइनल है। तो अब जो है अब कंसंट्रेशन संगठन की तरफ हो जाएगी, क्योंकि जो टीम वहां लगानी थी वो लगा दी गई है, वो लड़ रही है वहां पे। वहां की सरकार है, जहां जहां है वहां सरकार भी साथ में है, संगठन भी साथ में है। जहां सरकार नहीं है वहां संगठन काम कर रहा है। तो अब जो है मामला इधर को घूमेगा, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश का ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं आउटसोर्स वालों को लेकर आज क्या बनता है, इस पर नजर रहेगी। पल पल की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी है। ट्विटर हैंडल पे भी हम हिमाचल केसरी अगर आप टाइप करेंगे तो हम दिख जाएंगे आपको। ट्विटर हैंडल पे भी आप जो सोशल मंच, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर हम मौजूद हैं। इंस्टा पे भी हम लोग मौजूद हैं, वहां भी लगातार हमारी खबरें अपडेट होती रहती हैं। इसके लिए एक और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा जो ऐप है पंजाब केसरी का, उसको भी आप जो है डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बाकी खबरें भी जो हमारे बुलेटिन में छूट जाती हैं, कई खबरें ऐसी होती हैं उनको नहीं ले पाते क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो उसको जो है उनको भी स्थान मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।